हेलो स्टूडेंट्स, सोशल साइंस की क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम राजनीतिक विज्ञान में कक्षा 7 का अध्याय 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है औरतों ने बदली दुनिया। इस अध्याय में हम जानेंगे कि महिलाओं ने समानता को प्राप्त करने के लिए कैसे संघर्ष किए हैं और अपने साथ होने वाले भेदभाव को चुनौती समझकर उन्हें कैसे दूर किया है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि आज की महिला केवल घर के कामों तक ही सीमित नहीं है, वह श्रम के हर क्षेत्र में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभा रही है। आगे बढ़ने से पहले सभी विद्यार्थियों से कहूँगा कि वह वीडियो को पूरा देखें ताकि इस अध्याय को आप अच्छे से समझ सके और वीडियो के अंत में दिए गए प्रश्नों का उत्तर सही से दे सके। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले महिला आंदोलन से। महिला आंदोलन। आज महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है, ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए। औरतों ने इन परिवर्तनों के लिए एकजुट होकर संघर्ष किया है। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन अभियानों के फलस्वरूप वर्ष 2006 में एक कानून बना जिसमें घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया। इसी तरह वर्ष 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं, कार्यालयों व शिक्षण संस्थानों में यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। एक और उदाहरण देखें तो वर्ष 1980 में दहेज से संबंधित कानून को बदलाव किया गया, जिसमें उन लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया जो नवविवाहित युवतियों को दहेज के लालच में उनके पति व ससुराल पक्ष द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता था। आइए अब हम महिला आंदोलन के उन माध्यमों को जानते हैं जिन पर चलकर महिलाओं ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और अपनी सुरक्षा से संबंधित कानूनों को और अधिक सख्त करवाया। इनमें प्रमुख है रैलियां व प्रदर्शन कार्यक्रम, जिनके माध्यम से महिलाओं ने अपनी बात को जनमानस व सरकार तक पहुंचाया। इसके अतिरिक्त समाज में जागरूकता लाने के लिए गीतों, नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं का आयोजन किया गया और मोमबत्तियां जलाकर विरोध प्रकट करना, जिसे कैंडल मार्च भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त पंपलेट या पर्चे बांटकर अपनी बात आम जनता या सरकार तक पहुंचाना शामिल है। अब हम उस महिला के बारे में जानेंगे जिन्होंने दहेज विरोधी कानून को और अधिक सख्त बनवाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी इस महिला का नाम सत्या रानी है। इनकी बेटी की मौत रसोई में स्टोव के फटने से जलकर हुई, परंतु सत्या रानी का कहना था कि यह दुर्घटना नहीं, हत्या है जो ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए की गई है। इन्होंने न्यायालय में एक लंबी लड़ाई लड़ी और इस सच को साबित किया। इन्हीं के प्रयत्नों से दहेज निषेध अधिनियम 1961 में सख्त से सख्त प्रावधान जोड़े गए। आइए अब हम जानेंगे उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़कर एक मिसाल बनाई और शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इससे पहले महिलाओं को कहा जाता था कि उनके पास वह तकनीकी दिमाग नहीं है कि वह पुरुषों के समान इंजीनियर, डॉक्टर व शिक्षक बन सके। इस अवधारणाओं को तोड़ने का काम कई भारतीय महिलाओं ने किया। उनमें से एक है लक्ष्मी लाकरा। तो आइए आज जानेंगे कि लक्ष्मी लाकरा कौन है। रूढ़ियों को तोड़ा है। लक्ष्मी लाकरा उत्तरी रेलवे की पहली महिला चालक है, जिसे लोको पायलट भी कहा जाता है। लक्ष्मी की शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों व अन्य जिम्मेदारियों में हाथ बटाती रही। स्कूल पूरा करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा पूरा किया। फिर वह उत्तर रेलवे परीक्षा में बैठी और पहली बार में ही परीक्षा को पास किया। लक्ष्मी कहती है कि उसे चुनौतियों से खेलना पसंद है और जैसे ही कोई यह कहता है कि यह काम लड़कियों के लिए नहीं, मैं उसे करके रहती हूँ। लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी। जब उसने पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहली बार मोटरसाइकिल चलाई तो उसने तय कर लिया कि वह लोको पायलट बनेगी और ट्रेन को चलाएगी। ऐसा ही एक उदाहरण पंडिता रमाबाई का है, जो स्वयं कभी स्कूल नहीं गई। अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने की शिक्षा दी जाती थी। इसके अतिरिक्त आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्हें लकड़ी के चीजें बनाने, छापा खाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी। रमाबाई द्वारा स्थापित किया गया मिशन आज भी सक्रिय रूप से चल रहा है।
तो अब आओ बच्चों, अब हम उस महिला के बारे में जानेंगे जिन्होंने शिक्षा को बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में अर्जित किया। इनका नाम है राजसुंदरी देवी। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के एक जमींदार परिवार में हुआ और 60 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम है आमार जीवन। आमार जीवन बांग्ला भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मेरा जीवन। यह किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी पहली आत्मकथा है। राजसुंदरी देवी ने अपनी यह आत्मकथा आज से लगभग 200 साल पहले लिखी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह अपने पति का दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मुझे एक दिन सौपन आया कि मैं चैतन्य भागवत पढ़ रही हूँ। चैतन्य भागवत एक संत का जीवन, बस यहीं से मुझे पढ़ने की प्रेरणा मिली। मेरा बेटा उन दिनों ताड़ के पत्तों पर अक्षर बनाने का अभ्यास करता था। मैं छुप छुप कर उसके अक्षरों का अध्ययन करती थी और इस प्रकार मैंने लिखना पढ़ना सीखा, जो उस समय एक बहुत मुश्किल काम था। आज की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रही इन महिलाओं में अगला नाम है रुकैया सखावत हुसैन का। तो आओ बच्चों, अब हम जानेंगे रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना। वह एक धनी परिवार में पैदा हुई थी। उन्हें उर्दू पढ़ना लिखना आता था। वह बांग्ला और अंग्रेजी भाषा को सीखना चाहती थी। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा समझा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती है, इसलिए उस समय के लोग इस भाषा को लड़कियों के लिए सही नहीं मानते थे। रुकैया सखावत हुसैन ने अंग्रेजी व बांग्ला भाषा अपने बड़े भाई बहन के सहयोग से सीखी और आगे चलकर एक लेखिका बनी। 1905 में 25 वर्ष की आयु में उन्होंने एक कहानी लिखी जिसका नाम था सुल्ताना का सौपन। कहानी में सुल्ताना नाम की एक स्त्री थी, लेडी लैंड नाम की जगह पर पहुंचती है। लेडी लैंड एक ऐसी जगह थी जहां स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की पूर्ण आज़ादी थी। कहानी में महिलाएं कार, हवाई जहाज चलाती है। लेडी लैंड में महिलाएं अपनी बौद्धिक क्षमता से पुरुषों पर भारी पड़ती है। जैसा कि आपने देखा, रुकैया सखावत हुसैन ने उस समय महिलाओं के लिए ऐसे सौपन देखे जिस समय महिलाओं को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी। 1910 में उन्होंने कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी चल रहा है।